हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एसएसपी ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से हमारे लेक्चर सीरीज को देख रहे होंगे। ठीक है, तो आज आपने देखा होगा कि पिछले 2 लेक्चर्स में हमने सेट थ्योरी का कुछ बेसिक पढ़ा है। ठीक है, आज वक्त है कि उस जो चीज हमने पढ़ी है उसको पक्का करने का टाइम है। ठीक है, मतलब जो भी चीजें हमने डिस्कस करी थी पिछले 2 लेक्चर्स में, आज हम उसको पक्का करने के लिए उसके लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि जो भी आपके डाउट्स हो उनके रिगार्डिंग वो आज निकल जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपने मुझे बताना है, आपने सेट की टाइप्स पढ़ी हुई है। ठीक है, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, और आपने यहाँ पे पता करना है कि ये कौन सी टाइप हो गई। ये 10 क्वेश्चन है आपके सामने और आपने इनमें से बताना है कि हर क्वेश्चन में कौन सी सेट की टाइप है। क्लियर? तो जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप एक काम करिए, आप वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए। ठीक है, पॉज करके खुद से इसके आंसर देना स्टार्ट करिए। उसके बाद मैं जो आंसर दूंगा उसको टैली करना कि आपके कितने सही थे और कितने गलत थे। ओके, ठीक है, तो मैं बात करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और नेचुरल नंबर कौन से, ऑड। तो नेचुरल नंबर आपको पता है जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स, वो कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन उन्होंने बोला नेचुरल नंबर होने चाहिए और साथ ही साथ ऑड भी होने चाहिए, नेचुरल ऑड। ठीक है, अगर ऑड होने चाहिए तो ऑड नंबर आपको पता है कौन से नंबर होते हैं, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के साथ डिविजिबल नहीं होते, है ना। तो 2 के साथ डिविजिबल जो नहीं होते वो नंबर, अब आपने देखा इसमें से 2 गायब हो जाएगा, 4 गायब हो जाएगा, पीछे नंबर क्या बचेंगे, 1 3 5 7 9, इस तरीके वाले नंबर बचेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि नेचुरल नंबर होने चाहिए और साथ ही साथ ऑड भी होने चाहिए, तो मैंने ऑड नेचुरल नंबर लिख लिए हैं। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होने चाहिए। क्या पॉसिबल है कि जो ऑड नंबर होंगे वो 2 से डिवाइड हों? ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर की तो डेफिनेशन ही यही होती है कि वो 2 से डिवाइड नहीं होते। ऑड नंबर की डेफिनेशन ही यही होती है कि वो 2 के साथ डिवाइड नहीं होते। तो क्या कोई ऐसा ऑड नेचुरल नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाए? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कौन सा सेट बनेगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता? वो सेट बनेगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। तो इस सेट को क्या नाम दें हम? तो इस सेट का नाम होगा एम्प्टी सेट। क्लियर है? इस सेट का क्या नाम होगा? एम्प्टी सेट। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम सेकंड वाले पार्ट की। तो सेकंड में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। सेकंड में बोला हुआ है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। मंथ्स ऑफ अ ईयर मतलब एक साल में जो मंथ होते हैं उनका अगर सेट बनाए तो वो कौन सा टाइप बनेगा सेट का? तो ध्यान से देखो, देखो आपको पता है कि एक साल में 12 मंथ होते हैं। ठीक है, तो 12 मंथ हैं अगर, तो ये कहीं ना कहीं फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, सिंगलटन में एक एलिमेंट होता है, फाइनाइट में लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं और इनफाइनाइट में अनलिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं। तो यहां पे कौन से एलिमेंट्स थे? फाइनाइट ही तो थे, लिमिटेड ही तो थे, है ना। अब बात करते हैं थर्ड की, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। देखो इंटीजर होने चाहिए, आपको पता है इंटीजर नेगेटिव भी होता है, 0 भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। जैसे एक नंबर लाइन है, वहां पे 0 और ये पॉजिटिव वाली साइड आ जाएगी और ये नेगेटिव वाली साइड आ जाएगी। यहाँ पे -1 -2
और यहाँ पे +1 खैर लिखते नहीं है, हम सीधा 1 और 2 ही लिखते हैं, 1 2 3। और ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, और यहां से -इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इस तरह की नंबर सीरीज को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। अब उन्होंने बोला इंटीजर कौन से होने चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होने चाहिए, तो ठीक है, नेगेटिव और 0 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बोला है ग्रेटर देन 100। ग्रेटर देन 100 का क्या मतलब होता है कि 100 से ज्यादा होने चाहिए। 100 से ज्यादा मतलब 100 से ज्यादा का क्या मतलब हुआ, 100 से ज्यादा का मतलब हुआ 101, 102, 103, ठीक है, एंड सो ऑन। मतलब कहां पे खत्म होगा, वी डोंट नो। ठीक है, हम नहीं जानते कहां पे ये खत्म होगा। क्लियर है, तो अगर हमें नहीं पता ये कहां पे खत्म होगा, तो ये कौन सा सेट होगा, ये बिल्कुल इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड एलिमेंट्स होंगे, अनलिमिटेड नंबर्स होंगे। तो क्लियर है, ये कौन सा सेट बनेगा आपका, ये बनेगा आपका इनफाइनाइट सेट। तो थर्ड वाला आपका कौन सा सेट बनेगा, इनफाइनाइट सेट। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ वाले की। तो फोर्थ में क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से समझो। फोर्थ में दिया हुआ है कि फोर्थ में क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 90। सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 90। प्राइम नंबर होने चाहिए और लेस देन होने चाहिए 90 से। 90 से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। तो आप देख रहे हो इसको क्या कर दिया हुआ है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है, रोक दिया हुआ है कि 90 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 90 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ, लिमिटेड। लिमिटेड होने का मतलब क्या है कि ये कौन से होंगे, फाइनाइट सेट। क्लियर है, प्राइम नंबर बताया मैंने आपको कल के लेक्चर में भी और परसों के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं। क्लियर है, तो ये कौन सा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, और अगर इसकी बात करें ये कौन सा सेट होगा, तो आप देख रहे हो 1 2 3 सो ऑन टू 99 एंड 100। तो 100 से आगे तो नहीं जा रहा है, अगर 100 तक ही रुक रहा है तो इसका मतलब ये भी कौन सा सेट होगा, फाइनाइट, जिसका हमें पता है कि वो कहीं पे जाके रुक रहा है, तो वो कौन सा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। क्लियर है, अब उसके बाद आ गया सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स पे कितने लेटर्स होते हैं, तो आपको पता 26 होते हैं। 26 होते हैं, तो ये लिमिटेड नंबर है। अगर ये लिमिटेड नंबर है तो ये कौन सी टाइप होगी, तो ये आपकी हो गई फाइनाइट सेट। क्लियर है, उसके बाद आ जाता है सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। उन नंबर का सेट बनाना है हमने जो मल्टीपल हो किसके, 5 के। तो 5 के मल्टीपल आप देखते हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड सो ऑन। ये कहीं पे खत्म होगा, कहीं पे खत्म नहीं होगा। ये अगर कहीं पे खत्म नहीं होगा तो ये अनलिमिटेड हो गया। अगर ये अनलिमिटेड है तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। कौन सा सेट होगा, ये होगा इनफाइनाइट सेट। क्लियर है, कौन सा सेट होगा ये होगा आपका इनफाइनाइट सेट। क्लियर है, उसके बाद बात करते हैं, देखो उसके बाद बात करते हैं सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। उन एनिमल्स का सेट जो कहां पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं। क्या आपको नहीं पता कि अर्थ में कितने एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, क्या आपने कभी पढ़ा नहीं है कि अर्थ पे कितने जानवर रहते हैं। तो ये चीज तो फाइनाइट है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जो चीज काउंटेबल है, जिसको आप काउंट कर सकते हो, चाहे उसमें जितनी भी मुशक्कत लगे, जितना भी टाइम लगे, जितनी मेहनत भी लगे, बट आप उसको गिन सकते हो। तो वो चीज क्या हो गई, वो आपके लिए लिमिटेड चीज है। अगर वो लिमिटेड चीज है तो आप क्या लिखोगे उसको, वो क्या होगा आपके लिए, फाइनाइट सेट। वो क्या होगा आपके लिए, फाइनाइट सेट होगा। क्लियर है,
उसके बाद सेट ऑफ नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा जितने भी नॉवेल लिखे गए हैं वो आपके फाइनाइट में आएंगे, इनफाइनाइट में आएंगे, एम्प्टी में आएंगे या सिंगलटन में आएंगे। तो एक नॉवल तो उन्होंने लिखा नहीं है, ठीक है, तो सिंगलटन तो होगा नहीं, और अनलिमिटेड भी नहीं लिखे हुए, जितने भी लिमिट लिखे हुए हैं वो लिमिटेड है। अगर वो लिमिटेड है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो फाइनाइट सेट होगा। कौन सा सेट होगा, फाइनाइट सेट। क्लियर है। उसके बाद सेट ऑफ बॉयज इन योर स्कूल। तो अगर आप किसी से पूछोगे कि मुझे बताओ कि आपके स्कूल में कितने लड़के हैं, तो वो तो गिने जा सकते हैं ना, वो तो लिमिटेड है। अगर लिमिटेड है तो आप क्या आंसर दोगे उसका, फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट। और जैसे कि आपने ये एग्जांपल देखी थी पहले वाली, जिसका आंसर था एम्प्टी सेट, और मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट भी आपका क्या होता है, फाइनाइट सेट ही होता है। एम्प्टी सेट भी क्या होता है, फाइनाइट सेट ही होता है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, और जिस चीज का हमें पता होता है वो आपका फाइनाइट सेट ही होता है। क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एग्जांपल्स, जिससे आपका जो बेसिक था वो पक्का हो गया होगा। अब आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे इस चीज को लेके। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस ये आ गया आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या करना है, तो इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको 2 सेट गिवन होंगे, हर एक पार्ट में आपको 2 सेट गिवन होंगे, और आपने बताना है कि क्या ये जो सेट दिए हुए हैं इनमें रिलेशन क्या है। क्या ये A जो है वो B के बराबर है, या A इज नॉट इक्वल टू B। ठीक है, ये चीज आपने बतानी है कि क्या यहाँ पे A B के बराबर है या A B के बराबर नहीं है। तो इसको ध्यान से देखना। देखो पहला है जो, तो पहले मैं आपको फिर से बोलता हूं, पहले आप टैली कर लीजिए इसको। ठीक है, आप खुद से वीडियो को पॉज करिए और देखिए कि आपका क्या आंसर आता है, फिर आप इसको टैली करिए हमारे वाले आंसर के साथ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आपके पास एक सेट है A इक्वल टू 2, 4, 6, 8 और 10। A के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, और B के एलिमेंट्स क्या है, B आपको पता है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, और सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी होंगी, एलिमेंट तो नहीं दिए होंगे। तो हम प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी क्या है। तो द सेट ऑफ ऑल x such that x is positive even integer। इंटीजर होंगे, तो इंटीजर से आपको मतलब पता है नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि इंटीजर होने चाहिए लेकिन पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव होने चाहिए तो नेगेटिव और जीरो तो गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि जो इंटीजर बचेंगे, नेगेटिव और जीरो को हटा के जो बचेंगे, उनमें से भी हम इवन इंटीजर लेंगे। इवन इंटीजर का मतलब होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके से चलता जाएगा। लेकिन उन्होंने यहां पे भी लगाम लगा दी। लगाम कैसे लगाई कि x इज लेस देन इक्वल टू 10, वो 10 से छोटा भी होना चाहिए और 10 के बराबर भी होना चाहिए। 10 से छोटा और 10 के बराबर होना चाहिए। ये साइन है ना, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन का भी साइन है और साथ में इक्वल टू का भी साइन है। इसका मतलब है 10 से छोटा भी होना चाहिए और 10 के बराबर भी होना चाहिए। तो आपका 12 तो नहीं आएगा, क्योंकि 12 तो 10 से बड़ा हो जाएगा। तो आपके क्या आएंगे सेट के एलिमेंट, ये आपके सेट के एलिमेंट होंगे। तो अब आपने देखा जो एलिमेंट यहां पे प्रेजेंट थे, जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट थे वही एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। और ऐसा हमने एक डेफिनेशन में पढ़ा था, वो डेफिनेशन थी इक्वल सेट की। और इक्वल सेट का मतलब क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी। तो पहला आपका आंसर क्या आया कि ए जो है वो बी के बराबर होगा।
क्लियर है। उसके बाद हमने देखा सेकंड वाला पार्ट, तो वहां पे लिखा हुआ था सेट बिल्डर फॉर्म में, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी दी होती है, तो प्रॉपर्टी को सबसे पहले चेंज करो किसमें, एलिमेंट्स में। तो हमने देखा कि x क्या है, x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 10, x जो है वो मल्टीपल ऑफ 10 है, तो 10 के मल्टीपल बना दो, 10 का मल्टीपल 10 भी होगा, 20 होगा, 30 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि ये कहीं पे रुकेगा थोड़ी, क्योंकि यहाँ पे तो हमने लगाम लगाई ही नहीं है कि ये रुकेगा कहाँ, वो चीज तो हमने लिखी ही नहीं है। ठीक है, तो ये x उन्होंने बोला x मल्टीपल होना चाहिए 10 का, बस। तो 10 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 10 1 से 10, 10 2 से 20, 10 3 से 30 एंड सो ऑन चलता जाएगा ना, ये रुक थोड़ी सकता है। ठीक है, अगर ये नहीं रुक सकता तो ठीक है, अब b वाले को चेक कर लेते हैं। तो b आपको पता है 10 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है और 25 दिया हुआ है। आपने देखा पहला एलिमेंट तो दोनों में क्या है, सेम है, लेकिन जब हमने दूसरा एलिमेंट देखा तो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 20 है। ठीक है, तो आपने देखा कि B में एक ऐसा एलिमेंट है जो A में प्रेजेंट नहीं है, B में एक ऐसा एलिमेंट है जो A में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब A इज नॉट इक्वल टू B, क्योंकि इक्वल सेट तभी होते हैं जब सारे के सारे एलिमेंट A के B में प्रेजेंट हो और B के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट हो। तब जब देखो, जब A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो, उस टाइम पे हम बोलते हैं कि आपका जो A है वो B के बराबर होगा। ये चीज हमने पढ़ी थी कल। ठीक है, अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, मतलब जितने एलिमेंट A में है उतने ही एलिमेंट B में है और सारे के सारे एलिमेंट सेम हैं, उस टाइम पे हम बोलेंगे कि A बराबर है B के। अगर नहीं होंगे तो फिर बराबर नहीं होंगे। क्लियर है। अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। यहां पे आपको दिया हुआ है कि A के एलिमेंट है 2 और 3, A के एलिमेंट क्या है 2 और 3, और यहाँ पे B के एलिमेंट क्या है, तो B का एलिमेंट उन्होंने बोला है कि B की प्रॉपर्टी दी हुई है कि B क्या है, B the set of all x such that x is solution of, x solution होगा। solution का मतलब है इसका, इस इक्वेशन का ये आंसर होगा। जो x के एलिमेंट्स होंगे, सॉरी जो B के एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के। तो पहले हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम चेक करेंगे कि इसके सॉल्यूशन क्या है और फिर सॉल्यूशन का टैली करेंगे इससे कि आंसर क्या सेम है, इसके एलिमेंट सेम है, अगर सेम होंगे तो इक्वल सेट, अगर नहीं होंगे तो अनइक्वल सेट। क्लियर है। अब आपने देखा कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो आपने फैक्टराइजेशन पढ़ी होगी 10th में। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं 10th में तो सभी का मैथ्स रहा होगा। ठीक है, सभी का अगर मैथ्स था तो फैक्टराइजेशन हम कैसे करते थे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बीच वाले नंबर को हम स्प्लिट करते थे। बीच वाले नंबर को हम स्प्लिट करने का मतलब है तोड़ते थे दो हिस्सों में, दो हिस्सों में तोड़ते थे ताकि उनको ऐड करके यही बने और उनको मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर बने। ठीक है, उनको ऐड करने पे यही नंबर बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाला नंबर बनना चाहिए, मतलब कांस्टेंट बनना चाहिए। तो अब चेक कर लेते हैं उसको। तो अगर मैं इसको लिखूं 3x प्लस 2x प्लस 6, तो आपने देखा कि अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो फिर से 5 बन जाएगा, इन दोनों को प्लस करूंगा तो फिर से 5 बन जाएगा, और 6 का अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 2 सा कितना होता है 6, तो 6 बन जाएगा। तो इसका मतलब है मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों में से और इन दोनों का अलग अलग क्या बना लूंगा, पेयर बना लूंगा। ठीक है, पेयर बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, इनमें से जो चीज कॉमन निकलेगी उसको कॉमन निकालूंगा। और मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे कॉमन क्या निकला, यहाँ पे कॉमन x निकल गया क्योंकि दोनों के पास x था, तो मैंने इसको निकाल लिया कॉमन। कॉमन निकाला तो पीछे क्या बचा, यहाँ पे x का स्क्वायर था। x स्क्वायर का मतलब होता है x को 2 बार मल्टीप्लाई करना। x स्क्वायर का मतलब होता है x को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो x स्क्वायर था तो मैंने एक x को बाहर निकाल दिया तो पीछे एक x बच गया। ठीक है, और 3 के साथ भी एक x था
तो मैंने उसको भी बाहर निकाल दिया, तो पीछे क्या बचा x+3। ठीक है, अब इस पेयर में से हम देखेंगे क्या बाहर निकलेगा। तो आपने देखा x तो यहाँ पे एक के पास ही है, दूसरे के पास तो x है ही नहीं है, तो x तो हम बाहर नहीं निकाल सकते। और दूसरी साइड हमने देखा कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, क्योंकि 2 3 × 6 होता है, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को कॉमन लिया, पीछे बचा x+3 = 0। अब आपने क्या करना होता है, आपको पता है कि अगर ये 2 बार आ रहे हैं तो इसको एक बार अलग से कॉमन लिख लो और जो पीछे बचेगा उनको अलग से लिख लो। जैसे x+2 बचा। ठीक है, ये आपने किया होगा 10th में, ये बताने की इतनी जरूरत नहीं है। तो अब आपको पता है इफ आइदर वाला जो आप केस लगाते थे, आइदर x+3 = 0 और x+2 = 0। ठीक है, अब आपने देखा कि अगर 3 यहां पे प्लस का है, अगर 3 यहां पे प्लस का है तो इक्वल टू के दूसरी साइड जाने पे वो क्या बन जाएगा, x = -3। ठीक है, और दूसरी साइड 2 यहां पे प्लस का है तो दूसरी साइड जाने पे क्या बन जाएगा, x = -2। तो हमारे पास दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, दोनों के सॉल्यूशन आ चुके हैं। और सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया है, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, जिसने लिखना है लिख लो। तो मेरे पास सॉल्यूशन आया है इस चीज का क्या, -3 और -2। तो इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो मैं इस तरीके से लिखूंगा। ठीक है, तो अब बी सेट जो मेरे पास आया है वो आया है -3 और -2। लेकिन जब हमने ए देखा तो ए क्या है, 2 और 3। तो इसका मतलब ये कौन सा सेट बन गया, ये बन गया a is not equal to b। a b के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं और यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स क्या है, नेगेटिव हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया कि a is not equal to b। फोर्थ वाले की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि a के एलिमेंट्स हैं a b c और d, और b के एलिमेंट हैं d c b a। ठीक है, अब आपको क्या लग रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप कर दोगे क्योंकि कल भी ऐसा ही एग्जांपल ली थी। जब मैंने ये समझा रहा था आपको, उस टाइम पे हमने यही एग्जांपल ली थी, मतलब सेम एग्जांपल ली थी इसी तरीके से। आपने देखा कि यहाँ पे a प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे भी a है, तो मतलब एक एलिमेंट तो सेम हो गया। दूसरा हमने देखा b है यहाँ पे b है, तो बिल्कुल है, b भी है। c देखा हमने, तो c भी यहाँ पे है, बिल्कुल है। d देखा और d भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मतलब इसमें 4 एलिमेंट थे, इसमें भी 4 एलिमेंट थे, और इन दोनों में जो 4 एलिमेंट थे वो चारों के चारों दोनों में क्या थे, सेम थे। और अगर दोनों के चारों एलिमेंट दोनों में सेम है तो इसका मतलब ये कौन से सेट बने, ये इक्वल सेट बनेगा, इक्वल सेट बनेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं, आपको मैंने एक चीज पहले भी बताई थी, इस सेट में आपको अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होती है तो सिंपल सी चीज याद रखना, ऑर्डर इन सेट नॉट मैटर्स। कि सेट में जो ऑर्डर्स होते हैं ना वो मैटर नहीं करते। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये डिसाइडेड नहीं है कि पहले कौन सा एलिमेंट आएगा। ठीक है, आपको कई बार ऐसा लगेगा ना कि इसमें तो ए पहले नंबर पे था, इसमें लास्ट नंबर पे था, तो इसका कोई मायने नहीं है। सेट में आप कोई भी एलिमेंट कहीं पे भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से। यहाँ पे कोई वैसा नहीं है, वो चीज नहीं है कि आपको पहला है तो पहले नंबर पे ही रखना पड़ेगा। जैसे वॉवेल्स का मैंने एग्जांपल दिया था कि ऐसा नहीं है कि ए पहले नंबर पे है तो पहले पे ही आना चाहिए। ए लास्ट में भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी चीज, एक और चीज बतानी थी, उसके लिए मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है, दोनों ही सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं क्वेश्चन। अगर आपने पहले सेट की बात करें तो A the set of all x
such that X is a letter of word follow. और B क्या है? B such that Y is a letter of word wolf. क्या ये दोनों बराबर होंगे? अब ये क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो 6 एलिमेंट है और यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो ये बराबर कैसे होगा? 6 और 4 का कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? ठीक है, कहां से बराबर होगा ये? लेकिन सेट में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सेट में रेपिटेशन नॉट अलाउड। क्या? रेपिटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, सेट में रेपिटेशन अलाउड नहीं है। चीजों को आप बार बार, एक ही चीज को बार बार लिखना अलाउड नहीं है। जैसे यहाँ पे L 2 बार है तो आप L को एक बार ही लिखोगे, 2 बार नहीं लिखोगे। O 2 बार है यहाँ पे और O को भी कितनी बार लिखोगे? सिर्फ एक बार ही लिखोगे। तो रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो आपने देखा, अगर हम रेपिटेशन नहीं करें तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी 4 ही एलिमेंट बचेंगे और यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 है। अब ध्यान से देखना इसको, ठीक है? इसको मिटा देता हूं। क्या था ये? फॉलो। तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे जब आप इसको सेट में अरेंज करोगे? क्योंकि ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको अगर मैं रोस्टर में लिखूं तो रोस्टर में मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा। एक एलिमेंट, सबसे पहला एलिमेंट है F, दूसरे नंबर पे आ रहा है O, तीसरे पे आ रहा है L और L 2 बार है। ठीक है, एक L लिख दिया, दूसरा L लिखने लगे तो एक बार लिख दिया था तो दूसरी बार नहीं लिखेंगे, तो एक बार में ही आ गया ये O। फिर उसके बाद O आया तो O भी हमने एक बार लिख दिया है तो दूसरी बार नहीं लिखेंगे, तो पीछे बचा W। ये हो गया। और B की अगर बात करें तो B में क्या था? WOLF। तो अब आप देखोगे जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है। इसका मतलब क्या हुआ? A इज इक्वल टू B। ये दोनों सेट कौन से सेट हैं? ये दोनों सेट आपके इक्वल सेट हैं। तो क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस ये रहा आपके सामने थर्ड क्वेश्चन। इसको कैसे करना है तो इस पे ध्यान से देखना आप। देखो, तो गाइस ये एक आपके पास सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा अजीब सा सेट है, जिसमें अगर मैं पूछूं इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे तो आपका कईयों का जवाब ये आएगा कि इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। लेकिन ये चीज सही नहीं है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें 1 2 3 4, ये एक यूनिट है। एक यूनिट बोलने का मतलब है इसमें अगर सेट में आप एलिमेंट्स की बात करोगे तो एक एलिमेंट 1 है, एक 2 है, एक 3 4 ये एलिमेंट है और एक 5 एलिमेंट है। 1 2 3 और 4, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आप इसके अकॉर्डिंग, इस सेट के अकॉर्डिंग मुझे बताओगे कि ये जो चीजें मैंने लिखी हैं कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज ट्रू है और कौन सी चीज फॉल्स है, ये मुझे आप लोग बताओगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बता दो जो भी आपको लगता है। अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा ये सब। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले दिया हुआ है पहले पार्ट में कि 3 4 सबसेट है A का। 3 4 क्या है? सबसेट है A का। क्या कोई एलिमेंट किसी का सबसेट हो सकता है? क्या कोई एलिमेंट किसी दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है? अब जैसे मैं बोलूं मेरे पास एक सेट है 1 2 3, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं 3 इज अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, ऐसे बोल सकता हूं मैं कि 3 जो है वो सबसेट है A का। कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि कोई भी एलिमेंट सबसेट नहीं होता। सबसेट हमेशा कोई ना कोई सेट बनता है। ठीक है, कोई ना कोई सेट सबसेट बनता है, कोई एलिमेंट सबसेट नहीं बनता। इस चीज को याद रख लो और नोट डाउन कर लो।
ठीक है, तो एलिमेंट कभी भी आपका सबसेट नहीं बनेगा, क्योंकि वो एलिमेंट है, कोई सेट थोड़ी है। आपका सबसेट कोई ना कोई सेट ही बनेगा, क्योंकि उसके नाम में ही सेट आ रहा है। अगर नाम में सेट आ रहा है तो सेट ही सबसेट बनेगा, कोई ना कोई। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी 1 2 3, और इसकी जगह मैं ये बोल दूं कि मेरे पास एक और सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 1, तो इसको मैं सबसेट बोल सकता हूं। इसका मैं ऐसे बोल सकता हूं B इज अ सबसेट ऑफ A, बट मैं ऐसा नहीं बोल सकता 1 इज सबसेट ऑफ A, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप कभी भी किसी एलिमेंट को ये नहीं बोल सकते कि ये इसका सबसेट है, क्योंकि वो तो एलिमेंट है, और एलिमेंट सबसेट कैसे होगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान से देखना, अगर मैं 1 की जगह, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं इस तरीके से लिखा होगा 1 इज सबसेट ऑफ ए, और इसको करली ब्रैकेट से इनक्लोज कर दिया होगा। आपको पता है जब भी हम किसी चीज को करली ब्रैकेट से इनक्लोज कर देते हैं तो वो सेट बन जाता है। जब भी हम किसी एलिमेंट को इनक्लोज कर देते हैं करली ब्रैकेट से तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है सेट। अगर वो सेट बन जाता है तो फिर हम लिख सकते हैं कि 1 अगर करली ब्रैकेट में अरेंज्ड है तो उसको मैं बोल सकता हूं 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि B एक्चुअल में क्या है, B एक्चुअल में यही तो है। ठीक है, B इसी के बराबर ही तो था, तो B अगर सबसेट है तो 1 इनक्लोज्ड इन अ करली ब्रैकेट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, तो अगर आपको अभी भी चीजें क्लियर नहीं हुई तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है इस चीज को। ठीक है, बाकी पार्ट से क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, अगर आप बोल रहे हो कि ये दोनों चीजें भी तो करली ब्रैकेट में इनक्लोज थी, ये दोनों चीजें भी तो करली ब्रैकेट में इनक्लोज थी, तो आपने बोला ये तो सबसेट नहीं होगा। ये सबसेट क्यों नहीं होगा, तो वो चीज यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, और ये पूरा का पूरा यूनिट क्या है, एक एलिमेंट है। आपने सेट को भी ध्यान से देखना है कि सेट में ये एक एलिमेंट है। अगर ये एलिमेंट है तो एलिमेंट तो सबसेट बनता नहीं है। ठीक है, बेशक इसके ऊपर करली ब्रैकेट है, लेकिन एक्चुअल में है तो ये एलिमेंट ही। ठीक है तो एलिमेंट ही है ना। ठीक है, एलिमेंट ही अरेंज है, क्योंकि करली ब्रैकेट एक और भी है, और ये करली ब्रैकेट इसको सेट बना रही है। समझ आ रही है, ये करली ब्रैकेट इसको सेट नहीं बना रही। ठीक है, ये एक एलिमेंट है। अब ये एक एलिमेंट है तो एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं बनता, सबसेट हमेशा क्या बनता है, कोई ना कोई सेट ही सबसेट बनता है। तो ये हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि ये सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये एक एलिमेंट है, और एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता, याद रखना इसको। अब आप बोलोगे 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो डेफिनेटली आपको पता है हर एक एलिमेंट बिलोंग करता है सेट को, हर एक मेंबर बिलोंग करता है अपनी फैमिली को, और अगर ये एलिमेंट है तो एब्सोल्युटली ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा अपने किसको, सेट को। तो ये ट्रू हो गया। अब आप बोल रहे हो, सॉरी आप कुछ नहीं बोल रहे हो, मैं ही बोल रहा हूं जो बोल रहा हूं। ठीक है, अब आपने देखा 3 और 4 इनक्लोज है। ठीक है, आपको मैंने ये तो बोल दिया था कि ये क्या है, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट, तो एलिमेंट को जब आप इनक्लोज करते हो करली ब्रैकेट में तो वो बन जाता है सेट। जैसे मैंने 1 की एग्जांपल दी थी, 1 अकेला 1 था, जब मैंने इनक्लोज कर दिया 1 को इस तरीके से तो वो क्या बन गया, वो एक सेट बन गया। ये क्या था, एक एलिमेंट था। अब इसको मैं एलिमेंट बोल रहा था, लेकिन एलिमेंट को जब हमने अरेंज कर दिया किसमें, करली ब्रैकेट में, तो ये क्या बन गया, ये बन गया सेट। और सेट तो सबसेट हो सकता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। समझ आ रही है, क्योंकि इसका अगर मैं एक सेट बना दूं b इक्वल टू 3 4, तो ये सबसेट होगा ना ए का, क्योंकि ये जो एलिमेंट है, इसके बीच वाला जो एलिमेंट है वो इसमें भी प्रेजेंट है। और अगर कोई ऐसा एलिमेंट जो
जो एक छोटे वाला सेट है और बड़े वाले सेट में भी वो प्रेजेंट हो, तो छोटे वाला सेट उसका क्या बन जाएगा, बड़े वाले सेट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रू बन गया। उसके बाद वन इज सबसेट ऑफ ए, तो ये चीज मैंने पहले ही क्लियर की थी, वन इज अ एलिमेंट, वन एक एलिमेंट है सेट का, तो वन इज नॉट सबसेट ऑफ ए, तो वन ये क्या आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा। वन बिलोंग्स टू ए, तो डेफिनेटली वन बिलोंग करेगा, क्योंकि वन इज अ एलिमेंट और एलिमेंट बिलोंग करता है, और एलिमेंट अगर बिलोंग करता है तो ये ट्रू आ गया। अब फाइव सबसेट होगा ए का, सॉरी फाइव बिलोंग करेगा ए को। मुझे बताओ कि क्या फाइव एलिमेंट होता है किसी सेट का? इज फाइव एन एलिमेंट? क्या फाइव कोई एलिमेंट है? फाइव का मतलब होता है नो एलिमेंट, फाइव का मतलब होता है नो एलिमेंट, तो दैट मीन्स फाइव इज नॉट एन एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइव कोई एलिमेंट नहीं है, फाइव इज अ सबसेट। फाइव क्या होता है? फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये क्या होता है? सबसेट होता है हर एक सेट का। ये चीज मैंने कल लिखवाई थी कि इसको याद रखना, फाइव कोई एलिमेंट नहीं है, ये सबसेट है। फाइव कोई एलिमेंट नहीं है, ये सबसेट है। तो ध्यान से देखो, अगर ये क्या है, सबसेट है, तो क्या सबसेट बिलोंग करते हैं? क्या कोई सबसेट बिलोंग करता है? तो सबसेट कभी बिलोंग नहीं करते, बिलोंग तो एलिमेंट करते हैं, सबसेट नहीं करते। तो एलिमेंट अगर बिलोंग करते हैं तो ये तो एलिमेंट नहीं है, ये तो सबसेट है, तो ये फॉल्स हो जाएगा और नीचे वाला ट्रू हो जाएगा। फाइव सबसेट है ए का, तो हाँ फाइव तो सभी सेट्स का क्या होता है, सबसेट होता है, तो ए का भी होगा, तो ये हो गया ट्रू आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, मुझे उम्मीद है समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ठीक है, ए एक सेट है जो फाइव के बराबर है, ए कोई सेट है जो फाइव के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए एक एम्प्टी सेट है। ए क्या है? एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट का पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था? 2 रेज़ टू पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दर्शाता है। और आप देख रहे हो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? तो एलिमेंट्स, फाइव का मतलब मैंने आपको बताया है अभी अभी कि फाइव का मतलब होता है नो एलिमेंट। नो एलिमेंट का मतलब होगा जीरो एलिमेंट। ठीक है, तो आपको पता है एनीबडी रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की अगर रेज टू पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, तो वो नंबर 1 के बराबर होता है। किसी भी नंबर की अगर रेज टू पावर 0 है, तो वो नंबर हमेशा 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होंगे अगर पूछा जाए, तो आप लिखोगे 1 एलिमेंट इज प्रेजेंट, और वो 1 एलिमेंट कौन होगा? 5 ही वो 1 एलिमेंट होगा। ठीक है, 5 ही वो 1 एलिमेंट होगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस चीज को भी आप याद रखोगे। पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, अगर मैं बात करूं रियल नंबर्स की, तो इस दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो सभी के सभी नंबर्स रियल नंबर में आते हैं। सारे के सारे नंबर रियल नंबर में आते हैं। और रियल नंबर किनसे मिलके बनता है? तो रियल नंबर बनता है रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। आप में से बहुत सारे बच्चों को इस चीज का पता होगा कि रैशनल और इररेशनल नंबर क्या होते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो आपके P/Q की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? P/Q की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और इनमें जो P और Q होता है वो आपके इंटीजर्स होते हैं। चलो वो चीज बात की बात है। ठीक है, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि रैशनल नंबर में जो
एलिमेंट्स जो नंबर्स होते हैं वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इर्रेशनल नंबर में आपको पता है जो नंबर्स होते हैं वो रूट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, रूट 2, रूट 3, ये सभी क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब आपको इसको आगे अगर देखना हो तो रैशनल नंबर को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वो 2 पार्ट्स कौन से हैं? एक होता है फ्रैक्शन, क्या, फ्रैक्शन, और दूसरा होता है इंटीजर्स, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स, ठीक है। अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं, अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन आपको पता है फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, 5/2 हो गया, है ना, और 3/13 हो गया। इस तरीके से जो चीजें होती हैं इनको क्या बोला जाता है, फ्रैक्शंस बोला जाता है। फ्रैक्शन वही हो गया ना रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में, ठीक है, ये भी p/q की फॉर्म में होता है। लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ने तो बताया है कि रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं, लेकिन इंटीजर तो p/q की फॉर्म में नहीं होते, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 0 -1 -2, ठीक है। इंटीजर्स तो ये होते हैं ना, याद रखो इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स वो होते हैं जो 0 वाली साइड भी चलते हैं, माइनस वाली साइड भी और प्लस वाली साइड भी। इस तरीके को भी जा सकते हैं, ये इस तरीके को भी जा सकते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड दोनों साइड ये जा सकते हैं। तो ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो इंटीजर्स कैसे होंगे p/q की फॉर्म में, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूज करता है कि इंटीजर रैशनल नंबर में कैसे आते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर की मैंने 2 टाइप से बता दी, एक फ्रैक्शन होती है, एक इंटीजर्स होती है। लेकिन बच्चों का ये डाउट रहता है कि इंटीजर्स कैसे p/q की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि रैशनल तो सभी के सभी p/q की फॉर्म में आते हैं। तो इसी की ये फर्दर टाइप है, तो इसमें p/q कैसे होगा। तो आपको पता होगा कोई भी नंबर है 1 है चाहे, उसके डिनोमिनेटर में एक नंबर प्रेजेंट ही होता है, उसको बोलते हैं 1। 2 होगा तो 2 के डिनोमिनेटर में भी 1 प्रेजेंट होता है, क्योंकि 2/1 = 2 ही होता है, 3/1 = 3 ही होता है, 491/1 = 491 ही होता है। ये चीज आपको क्लियर है ना, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है, कई बार एलसीएम लेते हुए आपने इस चीज को देखा होगा, ठीक है। तो नीचे 1 है तो मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट तो है ना, q तो है ही है, q = 1 है ना, बस मतलब समझ रहे हो। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो भी आपके किस फॉर्म में होते हैं, वो भी आपके p/q की फॉर्म में होते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि q उसमें q होता है डिनोमिनेटर और q उसका 1 के बराबर होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, ये बहुत बच्चों का डाउट होता है, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, तो इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है। तो इंटीजर्स समझ आ गए आपको। अब आपने देखा होगा कि जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इन नंबर्स को बोलते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो नंबर कभी खत्म नहीं होते। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जो नंबर कभी खत्म नहीं होते उनको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, या नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। आपने अगर मैं इस तरीके से बोलूं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं 0.10 0.10 100 1 000 1 4 times 0, ठीक है, 1, इस तरीके से चलते जाएंगे, बट ये कभी रिपीट नहीं होंगे। तो आप देख रहे हो ये कहीं पे रिपीट नहीं हो रही, कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा इनका, मतलब रिपीट ना होने का मतलब है यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं बनती। तो उस तरह के नंबर्स को इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, इसको ऐसे ही याद रखोगे आप। और फ्रैक्शन का मैं आपको बता दूं, फ्रैक्शन के भी फर्दर 2 टाइप होते हैं। एक होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं,
नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म नहीं होते। तो फ्रैक्शन में भी एक ऐसी टाइप होती है जो कभी खत्म नहीं होती, बट रिपीटिंग होती है। वो खत्म नहीं होती लेकिन रिपीट होती है। जैसे आपने देखा होगा 3.33333% होती है ना, ये 3 वाली कभी भी खत्म नहीं होती है, लेकिन ये रिपीट तो हो ही रहा है ना, हर बार क्या आ रहा है, 3 ही तो आ रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। और दूसरा होता है जो टर्मिनेट हो जाती है। तो फ्रैक्शन अगर मैं बात करूं, जैसे आप 5/2 करते हो, तो दिस इज अ फ्रैक्शन, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप 2.5 भी तो लिखते हो। तो 2.5 लिखने का मतलब है ये खत्म हो जाती है, ठीक है। एक बार पॉइंट लगाओ उसके बाद ये खत्म हो गई, क्योंकि डिवाइड आगे थोड़ी चल रही है, 2.5 के आगे डिवाइड ही खत्म हो गई है इसकी, तो ये टर्मिनेटिंग होती है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना, और इसका मतलब होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट हो रही है, ठीक है। तो रिपीट होती है लेकिन टर्मिनेट नहीं होती। जैसे आपको एग्जांपल है 20/3, ये एक फ्रैक्शन है लेकिन ये टर्मिनेट नहीं होती, बट ये रिपीट होती है, ठीक है। इसको चेक कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऐसे नंबर मिलेंगे जो आपके टर्मिनेट नहीं होंगे और ना ही कभी रिपीट होंगे, ठीक है। ना तो टर्मिनेट होंगे और ना ही रिपीट होंगे, उनको आप इर्रेशनल नंबर बोलोगे। तो इस तरह के नंबर्स होते हैं, इन सभी नंबर्स को क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स आपको पता है पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इस सारी चीजों का आपको पता है। अगर आप डिटेल में इन चीजों को जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा इस सब के लिए। लेकिन अब मैं आपको सिर्फ इतना ही समझा सकता हूँ इस बारे में, ठीक है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इन चीजों की समझ होगी। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। चलो अब हम बढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें जितने भी रिलेटेड सेट्स हो उन सारे सेट के एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये एक बिगेस्ट सेट आप बोल सकते हो, बिगेस्ट सेट या सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स, जितने ऑल द रिलेटेड, ठीक है। रिलेटेड सेट्स का मतलब है कि अगर कोई सेट आपके पास है, ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन है, उसमें सेट है इस तरीके से, ए है 1 2 3, बी है 3 4 5। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जिसमें इन दोनों के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो ये एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट सुपर सेट होता है ऑल द रिलेटेड सेट, जितने भी रिलेटेड सेट हैं उनका क्या होता है, रिलेटेड सेट है। जैसे ये दो सेट हमारे पास प्रेजेंट थे, तो ये यूनिवर्सल सेट बन गया। क्यों? क्योंकि इसमें इन दोनों सेट के सारे एलिमेंट प्रेजेंट थे। तो जिस सेट में रिलेटेड सेट के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उनको आप यूनिवर्सल सेट बोलते हो। और यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय यू से इसको डिनोट किया जाता है। इसको याद रखना है, इसको बिगेस्ट सेट बोला जाता है, ये सुपर सेट ऑफ ऑल द रिलेटेड सेट, सारे के सारे रिलेटेड सेट का ये सुपर सेट होता है, ठीक है। तो आज का सेशन हम इसी के साथ खत्म करते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी हर एक चीज की। अगर किसी भी चीज में कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम उस चीज का हल जरूर निकालेंगे, ठीक है। बाकी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ठीक है। तो गाइस एक काम किया करिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम देना चाहते हैं उन तक इन वीडियोस को पहुंचाओ ताकि उनकी भी मदद हो सके, ठीक है। और हमारा भी जिस मकसद के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं उस मकसद को भी पूरा किया जाए इनके थ्रू, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट है गाइस।